नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम सभी पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो कि हिंदी प्रतियोगी छात्रों के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, टीजीटी लेवल की परीक्षा की बात मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ, उसके अलावा जितनी भी उच्च स्तरीय परीक्षाएं, उनके लिए इस पुस्तक का अन्य कोई विकल्प नहीं हो सकता। नेट जेआरएफ की बात करूं या बात एंट्रेंस एग्जाम की करें, पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम की, या जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय उनके एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, या आप यूपीएससी देने जा रहे हों, अथवा आपने अपने राज्य में पीसीएस एग्जाम में हिंदी साहित्य को विषय के रूप में चुना है, तो यह पुस्तक आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। मेरे इस बात के प्रमाण स्वरूप आप अपने जो भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, जाहिर सी बात है उसके पुराने पेपर आपके पास अवश्य होंगे, वो देखें और स्वयं इस बात को आप जान जाएंगे। दूसरी बात, नेट परीक्षार्थियों की यदि मैं बात करूं तो नेट परीक्षार्थियों के लिए पुराने सभी पेपर मैंने चैनल पे करवा दिए हैं। आपके पास यदि उपलब्ध है तो वहां से कर लीजिए, यदि आपके पास नहीं है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। देर कभी भी नहीं होती किसी काम को करने की, जल्दी से शुरू करिए और सारे पुराने पेपर आप कर लीजिए। वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए भी वही पुराने पेपर काम आएंगे, नेट परीक्षा के लिए भी वही काम आएंगे, उसमें अलग से कुछ भी नहीं है। जहाँ तक आप लोगों के एक दो कमेंट्स हैं जिनके जवाब वीडियो में दे दूंगी मैं। शुरू करते हैं आज की कक्षा को और बाकी बातें बीच में आपसे करती रहूंगी। वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं, हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा जाता है। उसके अंतर्गत आदिकाल और भक्तिकाल, 2 प्रमुख काल हम पढ़ चुके हैं। अब तीसरा यानी उत्तर मध्यकाल रीतिकाल का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसकी 2 कक्षाओं में, प्रथम कक्षा में हमने सामान्य परिचय पढ़ा और दूसरी कक्षा में बिहारी, मतीराम, मंडन जैसे कवियों के विषय में हमने जानकारी प्राप्त करी। आज की ये रीतिकाल की हमारी तीसरी कक्षा है और इसकी शुरुआत करेंगे हम भूषण के साथ। जिस प्रकार बिहारी की अपनी विशेषताएं हैं, ठीक है, मतीराम की अपनी विशेषताएं, वैसे ही भूषण की कुछ ऐसी विशेषता हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था, भक्ति काल के अंतर्गत सेनापति इन अलग तरीके की रचना करी, वैसे ही रीतिकाल के अंतर्गत भूषण एक अलग वर्ण विषय को लेकर चले और अपनी प्रसिद्धि उन्होंने बनाई। वो अलग विशेषता उनकी क्या है, इसको आज की कक्षा में पढ़ेंगे और भी महत्वपूर्ण कवियों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। कक्षा को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि बिहारी अपने आप में महत्वपूर्ण है। और जिस आप ये जो कहते हैं, रिंकू रानी जी का बार बार रिंकी रानी जी का कमेंट आता रहता है मेरे पास कि मैम वो वाले प्रश्न करवा दीजिए जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो रिंकी जी या जो अन्य विद्यार्थी इसको देख रहे हैं, ऐसा किसी के पास कोई फार्मूला नहीं है कि परीक्षा में ये वाला प्रश्न पूछा जाएगा। 2 काल हम पूरे कर चुके हैं, रीतिकाल को भी डेफिनेटली हम अभी पूरा कर लेंगे। रही आधुनिक काल की बात, क्योंकि आपकी परीक्षा में कम दिन शेष हैं, तो आधुनिक काल का जो छायावाद वाले टॉपिक है उसके जो 4 महत्वपूर्ण वीडियो मैं करवा चुकी हूँ, वो आप अवश्य देखें क्योंकि उससे निरंतर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाकी देखिए, आप इतने दिनों से मेरे चैनल से जुड़ी हुई हैं तो आप जानती है कि मैं लुभावनी बातें करने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। अट्रैक्टिव थंबनेल बना के कि ये 100 प्रश्न रट लीजिए, अवश्य पूछे जाएंगे। यदि आपने इन प्रश्नों को रट लिया तो अब की बार आपकी सफलता सुनिश्चित है। ऐसे अट्रैक्टिव थंबनेल लगा के विद्यार्थियों को आकर्षित करना, ये मेरा काम नहीं है, ठीक है। मैं एक शिक्षिका के रूप में आपके समक्ष हूँ। जो मैं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको प्रमाणिक विषय सामग्री दे रही हूँ। प्रमाण के साथ पुराने पेपर्स से आपको स्पष्ट करती जाती हूँ चीज़ें, जो महत्वपूर्ण है उसे प्रतिदिन वीडियो में बताती जाती हूँ। अब यदि आप ये सोचें कि मैं रीतिकाल को छोड़ के आधुनिक काल के कुछ टॉपिक अपने मन से ये कह के आपको पढ़ा दूं कि इसमें से जरूर पूछा जाएगा, तो वो परीक्षक मेरा कोई भी मित्र या मेरा सहयोगी नहीं है कि वो मेरे कहे अनुसार पेपर बना देगा, ठीक है। वो पेपर कहाँ से बनाएगा ये उसकी मर्जी है, हमें अपनी तैयारी पूरी करनी है, ठीक है। अब मान लीजिए रीतिकाल को छोड़कर मैं एक विद्यार्थी के कहने पर आधुनिक काल पढ़ाने लग जाऊं, तो ये उन समस्त विद्यार्थियों के साथ गलत होगा जो मेरे चैनल के माध्यम से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत से विद्यार्थी हैं
शोभा हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास हिंदी साहित्य विषय के रूप में नहीं रहा, लेकिन पीसीएस एग्जाम में और यूपीएससी एग्जाम में उन्होंने हिंदी साहित्य को विषय के रूप में लिया है। मुझसे वो आशा करते हैं कि मैं ईमानदारी पूर्वक एक शिक्षक की तरह उन्हें ये सारी चीज़ें समझाऊंगी, तो मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकती, है ना। और बहुत से विद्यार्थी हैं जो एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हैं, जो अपने राज्यों के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। मैंने पूर्व में भी आपको कहा है कि हो सकता है मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थी नहीं हो, लेकिन जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं उन सबका विश्वास बनाए रखने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ क्रमबद्ध रूप से आप पढ़िए। नेट परीक्षा हमारा लक्ष्य नहीं है, ना आपका लक्ष्य। हमारा फाइनल लक्ष्य है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो हमें तैयारी उसकी करनी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आइए कक्षा को आगे बढ़ाते हैं, बहुत सारी इसमें बातें हो चुकी। अब जैसे बिहारी से प्रश्न पूछा जाएगा तो उनकी उक्ति व चित्र प्रसिद्ध है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिए। जब आप भूषण को पढ़ें तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि रीतिकाल के अंतर्गत भूषण एक मात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने वीर रस से पूर्ण अत्यधिक रचनाएं की हैं। ऐसा नहीं है कि रीतिकाल में वीर रस में बिल्कुल लिखा ही नहीं गया, नहीं, नीतिपरक दोहे भी लिखे गए हैं, थोड़ा बहुत वीर रस में भी लिखा है, लेकिन भूषण का तो वर्ण विषय ही वीर रस रहा है, इसलिए ये अपनी विशेषताओं से युक्त हैं और बिल्कुल इसको परीक्षक पूछ सकता है। अब शुक्ल जी भूषण के विषय में क्या कहते हैं ये जान लेते हैं। वीर रस के ये प्रसिद्ध कवि चिंतामणि और मतीराम के भाई थे। इनका जन्मकाल संवत 1670 है। जैसा कि मैंने कहा, जन्मकाल पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि क्रमानुसार लगाने वाले प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी, ठीक है। तभी से ये भूषण के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। इनका असली नाम क्या था इसका पता नहीं। ये कई राजाओं के यहाँ रहे। अंत में इनके मन में अनुकूल आश्रयदाता जो इनके वीर काव्य के नायक हुए छत्रपति शिवाजी इनको मिलते हैं। इस संबंध में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं ना। छत्रपति शिवाजी इनको मिलते हैं। अब क्योंकि ये वीर रस से युक्त इनका मन था, तो फिर इनके लिए कौन होंगे इनके आराध्य? वही होंगे जो कि वीर होगा। पन्ना के महाराज छत्रसाल के यहाँ भी इनका बड़ा मान हुआ। कहते हैं कि महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी में अपना कंधा लगाया था, जिस पर इन्होंने कहा था कि शिवा को बखानो छत्रसाल को। यानी उनके मन माफिक तो कौन थे? शिवाजी को वो बहुत पसंद करते थे, क्योंकि खुद भी वीर रस की कविताएं करते थे, वीर थे, तो इसलिए पसंद करते थे। लेकिन छत्रसाल ने जब इतना सम्मान इन्हें दिया कि एक राजा होकर इनकी पालकी में कंधा लगाया, तो ये उनकी उस जो उनका जो आदर सत्कार है उससे अभिभूत होकर इन्होंने ये कथन कहा कि शिवा को बखानो छत्रसाल को। ऐसे जो कथन है ये इंटरव्यूज में पूछ लिए जाते हैं। ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्हें एक एक छंद पर शिवाजी से लाखों रुपए मिले। इनका परलोकवास संवत 1772 में माना जाता है। तो ये दरबारी किसके हो गए? शिवाजी के दरबारी हो गए, है ना। शिवा बामनी भी इन्होंने लिखी है। छत्रसाल शतक भी इनकी रचना है। छत्रसाल आपको बता दें, बाजीराव मस्तानी पिक्चर आपने देखी होगी, उसमें मस्तानी के जो पिता हैं बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल, उन्हीं के बारे में है। तो याद रखिएगा, जैसे कि आप भूल भी जाएं भूषण कौन सा है, चिंतामणि, तो याद रखिएगा भूषण वो हैं। बाजीराव मस्तानी देखिए, मस्तानी के पिताजी को भी आपने उसमें देखा है मूवी में, है ना। वो ही तो बुलाते हैं उनको, बाजीराव को, अपनी सहायता के लिए। तो वो वाले जो छत्रसाल हैं उनके विषय में भूषण ने कहा, यानी ये बुंदेलखंड कभी गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को कनेक्ट कीजिए वर्तमान से, यदि आप पहली बार हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं। बाकी यदि आप हिंदी साहित्य लंबे समय से पढ़ रहे हैं तो भूषण, बिहारी, घनानंद इन सबसे परिचित होंगे। नहीं है तो फिर इस तरीके से इनको कनेक्ट करते हुए पढ़ लीजिए। वैसे बाजीराव मस्तानी का जो पिक्चराइजेशन है उसमें जो इमोशंस हैं वो मेरी पसंदीदा मूवीज़ में से एक है, इसलिए भी मुझे मतलब काफ़ी अच्छी लगी। उतनी अच्छी मुझे पद्मावत नहीं लगी। पद्मावत भी संजय लीला भंसाली ने बनाई है, लेकिन उसका जो जौहर वाला सीन है लास्ट वाला, सिर्फ वो ही मुझे अट्रैक्ट कर पाया। बाकी मुझे पूरी मूवी बिल्कुल बकवास लगी। हाँ, बाजीराव मस्तानी ज़रूर दिल के करीब है। बहुत सी उसमें बातें हैं जो शायद सामाजिक उससे आप उन्हें गलत कह सकते हो, लेकिन तत्कालीन समय में राजा एक से अधिक रानी रखते भी थे। और बहुत सी चीज़ें हैं ना, जब प्रेम की बात आती है तो फिर बहुत कुछ आपको छोड़ना और पकड़ना पड़ता है। चलिए उस संदर्भ में वापस कभी फिर आप लोगों से चर्चा होगी। ध्यान केंद्रित करते हैं आज की हमारी कक्षा पर।
रीतिकाल के भीतर श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। हम सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि रीतिकाल को श्रृंगार काल भी इसीलिए कहा जाता है। ठीक है। कुछ कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की स्तुति में उनके प्रताप आदि के प्रसंग में उनकी वीरता का भी थोड़ा बहुत वर्णन अवश्य किया है, पर वह शुष्क प्रथा पालन के रूप में ही होने के कारण ध्यान देने योग्य नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा नहीं होता कि एक काल में सिर्फ एक ही प्रकार के लिखे गए ग्रंथ, सभी तरीके के लिखे जाते हैं। लेकिन शुरुआती फर्स्ट कक्षा में ही मैंने आपको इस पुस्तक में पढ़ा दिया था कि शुक्ल ने अपनी कालों का विभाजन प्रधान प्रवृत्ति के अनुसार किया है। तो ठीक है, नीतिपरक दोहे भी लिखे जा रहे थे, वीर रसात्मक भी लिखे जा रहे थे, लेकिन प्रधान प्रवृत्ति रीति की रही, श्रृंगार की रही। तो उसी के आधार पर उन्होंने काल का नामकरण किया है। ठीक है। प्रथा पालन थी अपने आश्रयदाताओं के। जैसा कि मैंने कहा, भाट और चारणों का काम ही यही था। दरबार में रहते थे भाट और चारण, उनका काम ही वंशावलियों को लिखना था, तो वो लोग करते रहते थे। ठीक है। पर लेकिन भूषण ने जिन दो नायकों की कृति को अपने वीर काव्य का विषय बनाया, वे अन्याय दमन में तत्पर हिंदू धर्म के संरक्षक दो इतिहास प्रसिद्ध वीर थे। उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही और बढ़ती गई। ठीक है। छत्रपति महाराज शिवाजी का नाम पूरा देश बहुत ही सम्मान के साथ लेता है। इसी से भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। भूषण की कविता कवि कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा, उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। क्या संस्कृत साहित्य में, क्या हिंदी साहित्य में सहस्त्रों कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ रचे जिनका आज पता तक नहीं है। पुरानी वस्तु खोजने वालों को कभी कभी किसी राजा के पुस्तकालय में, कहीं किसी के घर के किसी कोने में उनमें से दो चार इधर उधर मिल जाते हैं। जिस भोज ने दान दे देकर अपनी इतनी तारीफ कराई, उसके चरित्र काव्य भी कवियों ने लिखे होंगे, पर उन्हें आज कौन जानता है ना। भोज का तो दानवीरता प्रसिद्ध है, अपनी पंक्ति भी है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये मुहावरा भी है। तो करे होंगे, उनके लिखे होंगे, लेकिन आज उन्हें कौन जानता है, क्योंकि ठीक है, अब उनको जनता ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन भूषण को स्वीकार किया। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों का कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई भी कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। जैसे कि हम पूर्व में भी स्पष्ट किया है कि दरबार में कवि लोग आते थे। अब देखिए, हर किसी व्यक्ति को पेट भरने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ता है। अब जब काव्य रचना आप करते थे, उनकी कोई प्रसिद्ध, तो वो लोग इतना कौन देता है, कवियों को कौन देता है। अब जो लेखक हैं, पुस्तक हैं, उनको कहाँ मिलता है। कवि हृदय व्यक्तियों को तो लोग बेवकूफ समझ लेते हैं, उनको कौन पैसे देता है, कोई नहीं। तो फिर उन लोगों की एक तरीके से मजबूरी बन गई ना, कि वो लोग क्या करते, वो दरबारों में जाते थे, राजा की प्रशंसा में उसकी सुंदर सुंदर काव्य रचना करते थे, प्रशंसा में पद लिखते थे और उन पर इनाम पाते थे। कभी कभी वो दरबारियों में नियुक्त भी हो जाते थे। तो ये सब उस समय चलता रहता था, कोई विशेष इसमें बात नहीं है। आधुनिक काल तक ये प्रवृत्तियां हर काल में ही चली हैं, कहीं कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर, कहीं कुछ कम। और काम भी क्या था, जब मुगलों के आप अधीन हो, जब अंग्रेजों के आप अधीन हो, तो आप क्या करोगे। आप पे सिवाय राजाओं की या आपके प्रदेश का जो महत्वशाली व्यक्ति है जिसके आप अधीन हो, उसकी 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 प्रशंसा करने के अलावा और उन पे कोई काम भी नहीं था। तो वो सब चलता रहता था। तो लेकिन उन वर्णनों को आप यदि पढ़ें और भूषण के वर्णनों को यदि आप पढ़ें, तो दोनों में अंतर स्पष्ट समझ में आता है कि दोनों में काफी अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। वो सिर्फ राजा की प्रशंसा करने के लिए लिखे गए हैं, लेकिन भूषण ने जो लिखा है वो वास्तविकता को लिखा है। जो देखा, जो महसूस किया शिवाजी के प्रति, छत्रसाल के प्रति, उसको भूषण ने लिखा है। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं है। इन दो वीरों को जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। अवनी, आप कुछ नहीं करना बेटा, मैं कर लूंगी अभी। बेटा मैं अभी आ रही हूं, मैं दे दूंगी।
इन दो वीरों का, देखिए ये जो लॉकडाउन है ना, इसका बहुत सारा अच्छी बातें भी हुई हैं और बहुत सारा इसका नेगेटिव परिणाम भी आए हैं ना। बच्चों को पूरे दिन कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए होता है ना, तो बड़ा मुश्किल सा हो जाता है समय निकालना। लेकिन अब आप लोगों की परीक्षा है तो करना तो पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन में स्कूल छोटे बच्चों के खुल नहीं रहे हैं, तो पता नहीं कब की स्थिति क्या स्थिति बने, तो उसको छोड़ नहीं सकते हम भी। चलिए, इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं, जैसा कि आरंभ में कहा गया है। देखो, अब यदि ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि शुक्ल ने किसे माना, तो आपको ये याद रखना है कि शुक्ल ने माना है भूषण को। ठीक है जी। अब ये छोटी छोटी चीजें देखिए याद रखनी पड़ेंगी, यहीं से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। जैसा कि आगे शुक्ल जी कहते हैं, आरंभ में कहा गया है कि शिवाजी के दरबार में पहुंचने के पहले वे और राजाओं के पास भी रहे। उनके प्रताप आदि की प्रशंसा भी उन्हें अवश्य ही करनी पड़ी होगी, पर वह झूठी थी, इसी से टिक ना सकी। जैसा कि मैंने कहा कि काम तो करेगा ही व्यक्ति अपनी जीविका पोषण के लिए, परिवार भी है। पीछे भूषण को अपनी उन रचनाओं से विरक्ति ही हुई होगी। इनके शिवराज भूषण, शिवा बामनी, छत्रसाल दशक ये ग्रंथ ही मिलते हैं। इसके अतिरिक्त 3 और कहे जाते हैं, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, पर ये इतने प्रसिद्ध नहीं है। बस हजारा वाला थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। बाकी ये जो पूछे जाते हैं वो ये तीनों, शिवराज भूषण, शिवा बामनी और छत्रसाल दशक। ये कविताएं इतनी प्रसिद्ध हैं कि उनके संबंध में यहाँ यह कहना है कि वे कितनी ओजस्वी और वीर दर्पपूर्ण है, पिष्ट पेषण मात्र होगा। यानी केवल एक तरीके से लिखना मात्र हो जाएगा कि वो इतनी ओजस्विनी भाषा में लिखी हुई है, इतनी रस से, वीर रस से युक्त है। यहाँ इतना ही कहना आवश्यक है कि भूषण वीर रस के ही कवि थे। इधर इनके 2-4 कवित श्रृंगार के भी मिले, पर वे गिनती के योग्य नहीं है। रीतिकाल के कवि होने के कारण भूषण ने अपना प्रधान ग्रंथ शिवराज भूषण अलंकार के ग्रंथ के रूप में बनाया। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। ऐसा नहीं है कि आपसे पूछ लिया जाए कि शिवराज भूषण की विषय वस्तु क्या है और आप उसमें लिख दें कि वीर रस का इसमें प्रधान वर्णन होगा, क्योंकि भूषण तो वीर रस के कवि थे। नहीं, ये छोटी छोटी सी चीजें आपको सीखनी है, ध्यान देनी है और हमेशा ध्यान रखनी है कि शिवराज भूषण, भूषण से मतलब अलंकार, आभूषण लगाइए, आभूषण अलंकार भूषण एक ही बात है। तो जहां भूषण नाम आएगा वो अलंकार ग्रंथ है। शिवा वामनी और छत्रसाल दशक ये वीर रस की रचनाएं। ठीक है, पर रीति ग्रंथ की दृष्टि से, अलंकार निरूपण के विचार से यह उत्तम ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। लक्षणों की भाषा भी स्पष्ट नहीं है और उदाहरण भी कई स्थलों पर ठीक नहीं है। भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है, पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। व्याकरण का उल्लंघन प्राय है और वाक्य रचना भी कहीं कहीं गड़बड़ है। इसके अतिरिक्त शब्दों के रूप भी बहुत बिगड़ गए हैं और कहीं कहीं बिल्कुल गढ़ंत के शब्द रखे गए हैं, पर जो कवित इन दोनों से मुक्त हैं वे बड़े ही सशक्त और प्रभावशाली हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। तो अब क्या है कि देखिए, भाषा पर भूषण ने ध्यान नहीं दिया। कल की कक्षा में भी इसको आई थी एक पंक्ति इससे संबंधित, भाषा का अगर वो ध्यान देते तो बहुत अधिक श्रेष्ठ बन जाते। जैसे कि भाषा पर ध्यान किसने दिया, कल हमने पढ़ा था बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। तो भाषा पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, मनगढ़ंत शब्द लिखे हैं, तो वो सारी चीज़ों के कारण कुछ गड़बड़ हो गई है। बाकी लिखा बहुत अच्छा है, देखते हैं। इंद्र जिम्मी जंभ पर, बाड़ब सुअंब पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज है, पौन बारी वह पर, है ना, शंभु रति नाह पर। रति नाह समझते हैं ना, कामदेव, कामदेव को शंभु ने, शिव शंकर ने नष्ट किया था। पौन यानी पवन, वारी वहां पर, है ना, पानी के उस पर, ज्यों शस्त्र बाहु पर, राम द्विज राज है। अब ये सोचा है कि किस किस के ऊपर कौन भारी है ना, ठीक है, किस किस के ऊपर कौन भारी है, किससे कौन श्रेष्ठ है। ठीक है, फिर ये इसी तरीके से शिवराज की श्रेष्ठता अंत में सिद्ध करते हैं। दोबारा से पढ़ते हैं। इंद्र, देखिए क्या होता है कि जब बीच में अर्थ करवाने लगते तो रस नहीं आता। अब ये हम अपने 30-40 मिनट एक वीडियो को दे रहे हैं, ठीक है। अब परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए क्यों पढ़े, आनंद के साथ पढ़िए ना, मजे लेते हैं, 15-20 मिनट को एंजॉय करते हैं आनंद के साथ। इंद्र जिम्मी जंभ पर, बाड़ब सुअंब पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज हैं, पौन वारी वाह पर, शंभु रति नाह पर, ज्यों शस्त्र बाहु पर, राम द्विज राज हैं। दावा द्रुम दंड पर, चितमृग झंड पर, भूषण बितुंड पर, जैसे मृग राज हैं। तेज तम अंश पर,
तेज तम अंश पर कान्हा जी मी कंस पर त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। समझ में आ गया होगा, साफ साफ लिखा है। तेज तम, तम यानी होता है अंधेरा, तेज जिस प्रकार तम के अंश पर भारी होता है, कान्हा जी में जिस प्रकार कंस पर भारी होते हैं, उसी प्रकार मलेच्छ वंश अर्थात जो बाहरी ये जो मुगल कालीन ये जो था वंश, इस पर शेर शिवराज है। तो ये किससे लिया गया? शिवावामनी से लिया गया, पूछा हुआ है, हाईलाइट कर लीजिएगा। और मैं कह देती हूँ कि आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। दाढ़ी के रखैयन की दाढ़ी सी रहती छाती, बाड़ी मारे जाद जस हद हिंदुवाने की, कड़ी गई रयत के मन की कसक, सब मिट गई ठसक तमाम तुर्काने की। भूषण भनत दिल पति दिल धक धक, सुन सुन धक शिवराज मर्दाने की। मोटी भई चंडी बिन चोटी के चवाए, सी खोटी भई संपत्ति चकत्ता के घराने की। शिवराज मर्दाने की जो वीर गाथा है उनको सुनकर जो दिल्ली पति है उसका दिल भी कैसे कर रहा है? धक धक। ठसक तमाम तुर्काने की, तमाम तुर्कानों की ठसक निकल गई जब शिवाजी की उन्होंने वीर गाथाएं सुनी। और उनके वीरता के किस्से जब सुनते थे वो लोग, तो सारी उनकी जितनी भी ठसक थी ना, सब निकल गई। शिवावामनी से है। आगे देखते हैं। सवन के ऊपर ही ठाड़ो रही विक जोग, ताही खरो की यो जाए जारन के नियरे, जानी गैर मिसल गुसीले गुस्सा धारी और, किनो का सलाम न बचत बोले सियरे। भूषण भनत महावीर वल्कन, लगायो सारी पात साही के उड़ाए गए जियरे। तमकते लाल मुख सिवा को निरख भय, स्याह मुख नौरंग सिपाहे मुख पियरे। है ना, लाल मुख को देखकर ऐसे डर गए। दारा की न दौर यह रार नहीं, खुजबे की बांधे वो नहीं है, किंदो मीर सहवाल को, मठ विश्वनाथ को, न बास ग्राम गोकुल को, देवी को न देहेरा न मंदिर गोपाल को। गाड़े गड़ेली ने अरु वैरी कतलाम की ने, ठौर ठौर हासिल उगाहत है साल को। बूढ़ती है दिल्ली सो संभार क्यों, न दिल्ली पति धक्का आनी लाग गई शिवराज महाकाल को। उस समय की स्थिति का वर्णन किया है कि किस प्रकार की स्थिति थी, तो उससे क्यों नहीं धक्का लगता शिवराज को, तब दिल्ली पति क्यों नहीं संभालते हैं इस डूबती हुई दिल्ली को, या जो संस्कृति की। तो उसके बाद ही तो मतलब कुल मिला के जो मलेच्छ वंश है उस पर शिवराज को महान दिखाया है और उनका वर्णन किया है। फिर दोबारा वो शिवराज के लिए लिखते हैं। तो इसमें छत्रसाल का उदाहरण इन्होंने नहीं दिया है, शिवावामनी से ही सारे उदाहरण दिए हैं। चकित चकत चौंकी चौंकी उठे बार बार, दिल्ली दह सती चित चाही कर शती है। विलखी वदन बिल खत विजयपुर पति, फिरत फिरंगन की नारी फरकती है। फिरंगिन की नारी फरकती है। थर थर कापत कुतुब शाही गोलकुंडा, हर हर हवस भूप वीर भर हकती है। राजा शिवराज के नगारन की धक सुन, केते बाद साहन की छाती धड़कती है। राजा शिवराज जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो नगाड़न या नगाड़ों की जो आवाज सुनाई देती है, उसके बाद बादशाहन की छाती धक धक धड़कने लगती है, धड़कती है ना। तो ये गोलकुंडा के ऊपर जब वो चढ़ाई की थी तब है। और ऐसे ही देखिए, वो आपने देखी होगी ये तानाजी जो मूवी थी, उसमें इस चीज़ को, उनके एक छोटे से सेनापति की वीरता को ही दिखाया गया है। कोंडवाना के कौन सा किला था वो, तो उसके किले पर, तो कोंडाना का था किला, उस पर। तो फिर शिवाजी कितने वीर रहे होंगे, है ना। उनके नाम सुनकर ही वीर रस प्रवाहित होने लगता था धमनियों में। जिहि फन फुतकार उड़त पहाड़ भार, कुरम कठिन जनु कमल विधि लोगे। विश्व जाले ज्वालामुखी लवलीन होत, जिन झारन चिकारी मद दिग्गज उगलोगे। किनी जी ही पाया किन्हों जी ने पान पे पानी जो जहान कुल, कोलहू उछल जल सिंधु खल भाली गो। खग खग राज महाराज शिवराज जू को, अखिल भुजंग मुगल दल ने गलियो। अकेले खगराज महाराज शिवराज ने भुजंग सांप के समान जो मुगल दल है, अकेले ने ही पूरा अखिल यानी संपूर्ण निगल लिया। जैसे बाज उठा के ले जाता है ना सांप को ऊपर, ऐसे कड़क करके गरुड़ होता है, बाज होता है, वो उठा के ले जाता है, सांप का दुश्मन होता है, वैसे ही सबको निगल लिया। अब 1 मिनट के लिए आप लोग इंतजार करिए, मैं फटाफट आती हूँ, फिर आपको आगे का ये सुनाऊंगी।
कुछ आवश्यक कार्य आ गया था और आप लोगों का 25 मिनट का वीडियो बन गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस तरीके से बीच में उसको इस छोड़ देना सही नहीं है, क्योंकि फिर दोबारा से 30-40 मिनट एक साथ निकालना बहुत ही असंभव सी बात हो जाती है मेरे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भूषण के विषय में संक्षिप्त में सही लेकिन काफ़ी सारी जानकारी हमने प्राप्त कर ली। आशा करती हूँ कि अब भूषण से संबंधित कोई भी गलती आपसे नहीं होगी। हाँ, छत्रसाल का उदाहरण यदि आपको कहीं मिले तो देख लीजिएगा। शुक्ल ने जितना लिखा है उतना मैं आपको बता चुकी हूँ। बाकी जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनको बता दूंगी कि हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास पुस्तक नोट्स की फॉर्म में उपलब्ध है। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, 30-35 बहुत ही छोटे छोटे से वीडियोज हैं और बहुत ही छोटी सी पुस्तक है। 2 पुस्तकें हैं, दोनों करवा चुकी हूँ। बहुत सरल हैं, इस पुस्तक से बहुत ज़्यादा सरल हैं। अन्य विद्वानों के मतों से भी आप अवगत हो सकते हैं उस पुस्तक में, जैसा कहा नोट्स की फॉर्म में, वो लोग आप ज़रूर देख लीजिएगा। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आधुनिक काल हमारा छूट रहा है या ये हम नहीं पढ़ पा रहे हैं परीक्षा से, जैसे परीक्षा से 2 दिन पहले ही आप मेरे चैनल पर नए, तो फिर वो वाली पुस्तक आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस हाथ में लीजिए और फिर उससे प्लेलिस्ट में जो भी कुछ आपको मटेरियल मिल रहा है वहाँ से देख लीजिए। प्रैक्टिस सेट, पुराने पेपर, बहुत सारे नाटक, निबंध, कहानियां, उपन्यास, सब कुछ उस पर उपलब्ध है। बस आपको प्लेलिस्ट चेक करनी है और अपना सिलेबस याद रखना है कि कौन सी कविता हमारे सिलेबस में है। बाकी नेट वालों को चिंता करने के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि नेट के लिए तो ये चैनल ही है, तो सब कुछ नेट परीक्षा के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। अब आगे जो जिनका हमें पढ़ना है वो है कुलपति मिश्र। तो दूसरे आज के हमारे कवि रहेंगे कुलपति मिश्र। अब देखते हैं, ये आगरा के रहने वाले, शुक्ल जी कहते हैं कुलपति मिश्र आगरा के रहने वाले माथुर चौबे थे और महाकवि बिहारी के भांजे प्रसिद्ध हैं, है ना। इनके पिता का नाम परशुराम मिश्र था। कुलपति जी जयपुर के महाराज जय सिंह के पुत्र महाराजा राम सिंह के दरबार में रहते थे। तो बिहारी पिता के दरबार में रहते थे और पुत्र के दरबार राम सिंह के दरबार में कौन रहता था? कुलपति मिश्र। इनके रस रहस्य का रचना काल कार्तिक कृष्ण 11 संवत 1727 है। अब तक इनका यही प्रसिद्ध ग्रंथ प्रकाशित है, पर खोज में इनके निम्नलिखित ग्रंथ और भी मिले हैं। जो सबसे रस रहस्य किसका है? कुलपति मिश्र का है, ठीक है। मिश्री का रहस्य, कुलपति मिश्री का रहस्य, है ना। प्रत्येक कुल का कुछ ना कुछ तो रहस्य रहता ही है ना, अलग अलग उनकी गाथाएं होती हैं, तो बस वही है कुलपति मिश्र रहस्य। द्रोण पर्व, युक्ति तरंगणी, नक्षिक संग्राम सार, रस रहस्य, इनका कविता काल 1724 से 1743 के बीच में ठहरता। तो रस रहस्य 1724, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, आगामी परीक्षा में पूछ जाने की संभावना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्होंने नक्षिक वर्णन भी किया है। रीतिकाल के कवियों में ये संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। इनका रस रहस्य मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद है। ये पूर्व की कक्षा में जब परिचय दिया था रीतिकाल का, वहीं बता दिया था कि इन लोगों ने संस्कृत से बहुत ज़्यादा प्रेरणा ली है, उसका बहुत ज़्यादा अनुसरण किया है संस्कृत के काव्यों का। साहित्य शास्त्र का अच्छा ज्ञान रखने के कारण इनके लिए यह स्वाभाविक था कि प्रचलित लक्षण ग्रंथों की अपेक्षा अधिक प्रौढ़ निरूपण करें। इसी उद्देश्य से इन्होंने अपना रस रहस्य लिखा। शास्त्रीय निरूपण के लिए पद्य उपयुक्त नहीं होता, इसका अनुभव इन्होंने किया। कहीं कहीं कुछ गद्य वार्तिक भी लिखा गया। तो रस रहस्य में क्या है, कहीं कहीं आपको थोड़ा सा गद्य भी मिल जाएगा, पर गद्य परिमार्जित ना होने के कारण जिस उद्देश्य से इन्होंने अपना यह ग्रंथ लिखा वह पूरा ना हुआ। इस ग्रंथ का जैसा प्रचार होना चाहिए था न हो सका। जिस स्पष्टता से काव्य प्रकाश में विषय प्रतिपादित हुए हैं वह स्पष्टता इनके ब्रज भाषा गद्य पद्य में न आ सकी। कहीं कहीं तो भाषा और वाक्य रचना दुरूह हो गई है। यद्यपि इन्होंने शब्द शक्ति और भावादि निरूपण में लक्षण उदाहरण दोनों बहुत कुछ काव्य प्रकाश के ही दिए हैं, पर अलंकार प्रकरण में इन्होंने प्राय अपने आश्रयदाता महाराज राम सिंह की प्रशंसा के स्वरचित उदाहरण दिए। ये ब्रजमंडल के निवासी थे, अतः इनकी ब्रज की चलती भाषा पर अच्छा अधिकार होना ही चाहिए। हमारा अनुमान है कि यहाँ इनको अधिक स्वच्छंदता रही होगी, वहाँ इनकी रचना सरस और सरल रही होगी। इनकी रचना का नमूना दिया जाता है, जैसा कि मैंने कहा कि अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा का एक रीति नीति का ये लोग पालन करते थे अलंकार ग्रंथ में, तो बस वो कर दिया है, बाकी विशेष कुछ नहीं है। हाँ, वर्तमान में प्रथा है तो ये याद रख लीजिएगा, परीक्षा पे पूछे जा रहे हैं कि कुलपति मिश्र किसके आश्रय में रहते थे। तो जयसिंह का जो पुत्र था राम सिंह, उसके आश्रय में रहते थे। जयसिंह के आश्रय में कौन रहता था? बिहारी। देख लेते हैं,
ऐसी है कुंज बनी छवि पुंज रहे अली गुंजन तो सुख लीजे नैन विशाल हिये वनमाला विलोकत रूप सुधा भर पीजे जामनी जाम की कौन कहे जुग जात ना जानिए ज्यों छिन जीजे आनंद सो उमग्यो रहे पिय मोहन को मुख देखवे कीजिए। अच्छा है, लेकिन जब हम रीतिकाल की बात करते हैं तो बिहारी हैं, मतीराम हैं, पद्माकर हैं, घनानंद हैं, ऐसे महान महान कवि हैं। तो इस तरीके के कवियों से प्रश्न पूछे जाने की संभावना थोड़ी कम रहती है। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि नहीं पूछा जा सकते, ऐसी कोई रीति नीति नहीं है, लेकिन संभावना बहुत ही कम है। आगे जो वर्णन दिया है सुखदेव मिश्र जी का दिया है, ठीक है। और इनका प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो है रसनार। बस इतना ही पढ़ेंगे इनके विषय में, और ज़्यादा जानकारी यहाँ इनके विषय में प्राप्त नहीं करेंगे। बच्चों की थोड़ी सी डांट लगा के आती हूँ। अंतिम बार तुम्हें चेतावनी दी जा रही है कि आवाज नहीं आनी चाहिए, जब लड़ाई झगड़ा मत करो, चुप बैठ जाओ, परिणाम इसका बहुत भयंकर होगा। तो इनके विषय में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप लोगों के पास ये पुस्तक को पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि रीतिकाल से संबंधित जो चीज़ आपको समझनी चाहिए, ठीक है। अगले जो 10वें नंबर पे लिखा है कालिदास त्रिवेदी जी, तो इनके गढ़न से, ठीक है। तो अब इनसे भी संबंधित ऐसा कुछ है नहीं विशेष जो पूछा जाएगा, इनको भी हम छोड़ देते हैं। इनका एक ग्रंथ है वर विधु विनोद, तो वो आप नायिका भेद और नक्षिक का वर्णन है, और गढ़न गढ़ी से गढ़ी मढ़ल मढ़ी से मढ़ी। तो इसमें देखिए ऐसा कुछ है नहीं, इस मतलब विशेष ये नहीं है। और काफ़ी सारे रीतिकालीन कवियों का परिचय दिया है शुक्ल ने, सारे हम नहीं पढ़ेंगे। राम हैं, अब जन्म तारीख शिव स्वरूप सिंह में इसका वर्णन दिया हुआ है, जन्म 1703 में दिया हुआ है। और एक हनुमान नाटक भी इनका पाया जाता है। इनका एक कवित्व नीचे दिया गया है, वो देख लेते हैं। उमड़ घुमड़ घन अखंड धार चंचला उठती तामे तरज तरज के, तो ये इनका उदाहरण है। अगले जो कवि हम देखेंगे वो देखेंगे हम नेवास को, ठीक है। इनको हम छोड़ देते हैं। अब 12वें नंबर के कवि नेवास को हम यहाँ पढ़ेंगे। ये अंतर्वेद के रहने वाले ब्राह्मण थे और 1737 के लगभग विद्यमान थे। ऐसा प्रसिद्ध है कि पन्ना नरेश महाराज छत्रसाल के यहाँ ये किसी भगवत कवि के स्थान पर नियुक्त हुए थे, जिस पर भगवत कवि ने यह फप्ती छोड़ी थी, नेवास। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, नेवास है ना, थोड़ा सा इस्लामिक वो आपको मिल रहा होगा नेवास में। तो पन्ना नरेश महाराज छत्रसाल, पन्ना नरेश महाराज छत्रसाल कौन है, जिनकी प्रशंसा में भूषण ने छत्रसाल शतक रखा है। तो ये नेवास को भी आप थोड़ा सा भूषण के साथ ही कनेक्ट करके लिख लीजिए, क्योंकि दोनों ही रीतिकाल के कवि हैं। भूषण ने प्रशंसा अवश्य छत्रसाल की है, वो जाते आते रहे हैं वहाँ पे, लेकिन किसकी मूल रूप से की है, शिवराज के वो भक्त थे। अब निवास का भी है, तो अब ये फफ्ती छोड़ी थी जिस कवि के स्थान पर इनको नियुक्त किया था, उस कवि ने क्या कहा है, भली आजकल करत हो छत्रसाल महाराज, जहाँ भगवत गीता पढ़ी तहाँ कवि पढ़त नेवाज। नेवाज यानी नमाज होता है ना, नमाज तो इस्लामिक, यानी जहाँ भगवत गीता पढ़ी जानी चाहिए, अर्थात यहाँ जहाँ हिंदू कवि को होना चाहिए, वहाँ आपने इनको नियुक्त किया। ये बहुत अच्छा किया। शिव सिंह ने नेवास का जन्म संवत 1739 लिखा है, जो ठीक नहीं जान पड़ता, क्योंकि इनके शकुंतला नाटक का निर्माण काल संवत 1737 से 2 और नेवाज हुए हैं, जिनमें एक भगवंत राय खींची के यहाँ थे। प्रस्तुत नेवाज का औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के यहाँ रहना भी पाया जाता है। इन्होंने शकुंतला नाटक का आख्यान, दोहा, चौपाई, सवैया आदि से। तो नेवाज का जो प्रसिद्ध है वो क्या है, शकुंतला नाटक। और ये औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के यहाँ भी रहेंगे, क्योंकि भाई उसी तरीके के हैं ये। इनके फुटकल कवित्व बहुत स्थानों पर संग्रहित मिलते हैं, जिनमें इनकी काव्य कुशलता और सहृदयता टपकती है ना। भाषा इनकी बहुत परिमार्जित, व्यवस्थित और भावोपयुक्त है। उसमें भर्ती के शब्द और वाक्य बहुत ही कम मिलते हैं। इनके अच्छे श्रृंगार कवि होने में संदेह नहीं। संयोग श्रृंगार के वर्णन की प्रवृत्ति इनकी विशेष जान पड़ती है, ठीक है, जिनमें कहीं कहीं ये अश्लीलता की सीमा के भीतर जा पड़ते हैं। 2 सवैये इनके उद्धृत किए जा रहे हैं। अब देखिए बात क्या है कि अब हमने उन कवियों के विषय में पढ़ा था शुरू में, किन कवि जिन्होंने रीतिकालीन रचनाएं कम, मतलब बहुत सारे अलंकार ग्रंथ वगैरह लिखे हैं। अब धीरे धीरे हम आचार्यों से किसकी तरफ पढ़ रहे हैं, कवियों की तरफ बढ़ रहे हैं। देख लेते हैं नेवाज ने क्या लिखा है। देख हमें सब आपस में जो कछु मन भावे सोई कहती हैं, ये गहराई यह गहराई लुगैया सब लुगाई सब निसिद्धियों से नेवाज हमें देती हैं। बातें जवाब भर सुन के रिस आवती पै चुप हुए रहती हैं, कहन प्यारे तिहारे लिए सगरे व्रज को हंसिबो सहती हैं,
है ना। क्या कहती है, हे कान्हा, तुम्हारे लिए गोपियों पे लोग तरह तरह के लांछन लगाते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए ये सारे ब्रज को हंसी का पात्र बनना इन्हें मंजूर है और तुमसे ये फिर भी प्रेम करती है। अच्छा लिखा है, आगे तो कीनी लाग लगी लोयन, कैसे छिप अजहूं छिपावती, तू अनुराग को शोध कियो, ब्रज की वनिता सब यूं ठहरावती, कौन संकोच रहो नेवाज, जो तू तरसे उन्हूं तरसावती, बावरी जो पे कलंक लग गयो, तो निसंक हुए क्यों नहीं अंक लगावती। बहुत ही सुंदर बात इन्होंने की है। नेवाज, जो तू तरसर उन्हें तरसावत, ऐसा कौन सा संकोच है, जब सारे लोगों को पता चली गया, लोग लांछन लगा रहे, तो फिर ऐसा कौन संकोच है कि कृष्ण तुम भी तड़पते हो और गोपियों को भी तड़पाते हो। बाबरी, जो पे कलंक लगे हो, तो हे बाबरी, जो तुम पर कलंक ही लग गया, तो निसंक भय के क्यों नहीं अंक लगावती, क्यों नहीं निसंक होके अपनी मतलब जाके गले से लगती हो, क्यों नहीं गले से लगती हो। जब लोगों ने बदनाम कर ही दिया, बदनामी हो ही गई, तो फिर जाके आराम से प्रेम कीजिए ना, निशंक होके, शंका मुक्त होके प्रेम कीजिए, जाके गले लगाइए। तो वो वाली बात है, बहुत सुंदर इन्होंने लिखा है। अब जो अगले प्रसिद्ध कवि हैं देव रीतिकाल के, उनको भी आज के वीडियो में हम देखेंगे। इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, बिहारी बड़े या देव, ये तो एक आलोचना का वर्ण विषय रहा है रीतिकालीन काव्यों में। आधुनिक काव्य के अंतर्गत रीतिकाल की जब समीक्षा करते हैं, चर्चा करते हैं, तो ये एक प्रश्न उठता है कि देव बड़े या बिहारी। बिहारी को हमने अच्छे से जान लिया कल की कक्षा में, आज हम देव से परिचित होते हैं। ये इटावा के रहने वाले, इटावा उत्तर प्रदेश में है, सनाढ़ ब्राह्मण थे। कुछ लोगों ने इन्हें कान्य कुब्ज सिद्ध करने का प्रयत्न किया, पर इनका पूरा नाम देवदत्त था। भाव विलास का रचनाकाल इन्होंने 1746 में दिया और उस ग्रंथ निर्माण के समय अपनी अवस्था 16 वर्ष ही इन्होंने कही है। इस हिसाब से इनका जन्म संवत 1730 निश्चित होता है। इसके अतिरिक्त इनका और कुछ वृतांत नहीं मिलता। इतना अवश्य अनुमानित होता है कि इन्हें कोई अच्छा उदार आश्रयदाता नहीं मिला, जिसके यहाँ रहकर इन्होंने सुख से काल यापन किया हो। अब देखिए व्यक्ति कितना भी अच्छा करना चाहे, कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन उसके पारिवारिक जीवन का अधिक महत्व रहता है, फर्क पड़ता है हर चीज़ का। अब बिहारी को जयसिंह जैसा एक आश्रयदाता मिला, जो उसके प्रत्येक दोहे पर एक एक अशर्फी दान करता था, तो उनको तो रुपए पैसे की कोई चिंता ही नहीं रही। ये अच्छे परिवार से थे, लेकिन इन्हें कोई ऐसा सुयोग्य आश्रयदाता नहीं मिल पाया, और इस चीज़ का बहुत फर्क पड़ता है। मैं अपने जीवन में भी महसूस करती हूँ कई बार ऐसा, हालांकि बहुत कोशिश करती हूँ मैं कि जिस राह पे हमेशा चलते आए हैं, सही राह पे चले, कि कभी कभी ऐसा लगता है मुझे भी कि कुछ लोग शॉर्टकट के माध्यम से, है ना, जेक जुगाड़ के माध्यम से बहुत सारा धन कमा ले रहे हैं, और जो सही राह पर चल रहे हैं ना, वो वहीं के वहीं अटके हुए हैं ना, कभी कभी लगता है ऐसा। तो ये बराबर अनेक रईसों के यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहे, पर कहीं जमे नहीं। इसका कारण या तो इनकी प्रकृति की विचित्रता माने, या इनकी कविता के साथ उस काल की रुचि का असामंजस्य। इन्होंने अपने अष्टायाम और भाव विलास को औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया था, जिनके यहाँ निवास रहते थे, जो हिंदी कविता के प्रेमी थे। इनके पीछे इन्होंने भवानी दत्त वैश्य के नाम पर भवानी विलास और कुशल सिंह के नाम पर कुशल विलास की रचना की। फिर मर्दन सिंह के पुत्र राजा उद्योग सिंह वैश्य के लिए प्रेम चंद्रिका बनाई। उसके उपरांत ये बराबर अनेक प्रदेशों में भ्रमण करते रहे। इस यात्रा के अनुभव का इन्होंने अपने जाति विलास नामक ग्रंथ में कुछ उपयोग किया है। इस ग्रंथ में भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है। वर्णन में उनकी विशेषता अच्छी तरह से व्यक्त हुई है, यह बात नहीं है। इतने पर्यटन के उपरांत जान पड़ता है कि अच्छे आश्रयदाता राजा मोती लाल मिले, जिनके नाम पर 1783 में उन्होंने रस विलास नामक ग्रंथ बनाया। इन राजा मोतीलाल की इन्होंने अच्छी तारीफ की है, जैसे मोतीलाल, भूपलाल, पोखर लिवैयो, जिन्हें लखन खरच रचे अखर खरीदे हैं। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में शायद सबसे अधिक ग्रंथ रचना देव की ही है। कोई इनकी रची पुस्तकों की संख्या 52 तो कोई 72 तक बतलाते हैं। जो हो, इनके निम्नलिखित ग्रंथों का तो पता चल ही गया है। तो शुक्ल जी ने यहाँ दिया है, जो इंपॉर्टेंट है उन पे मैंने निशान लगा रखा है। रस रहस्य पूछा जाए तो कुलपति मिश्र, क्योंकि रहस्य किसके होते हैं, कुल के होते हैं, अलग अलग रहस्य के, अलग अलग कुल के अलग अलग रहस्य होते हैं। तो रस रहस्य पूछे तो आपको लगाना है कुलपति मिश्र, और वहीं अगर रस विलास पूछ ले तो देवता ही तो विलास करते थे। कौन डूबा रहता था विलास में? इंद्र कौन था? देव। इंद्र की सभा में अप्सराएं नाचती रहती थी, तो क्या था? भोग विलास ही तो थे। चाहे आप उसे भाव विलास कह लो, चाहे रस विलास कह लो, या भवानी विलास कह लो, कोई सा भी विलास कह लो, कुशल विलास कह लो, जाति विलास कह लो, कुछ भी कह लो, भाई किसके थे? इंद्र की सभा में, देवताओं की सभा में तो देव
देव, पूरा नाम देवदत्त था ना, तो देव और विलास तो इनका एक हो गया। और निक्षक वर्णन तो ये करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये फिर रीतिकालीन कवि हैं। इस तरीके से ग्रंथों को याद करने की कोशिश कीजिएगा। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, रस विलास और नक्षिक, ये वो ग्रंथ हैं। तत्व दर्शन 25 17 नंबर का, ये भी लिख सकते हैं आप। काव्य रसायन, शब्द रसायन, ये किसी दूसरे का प्रसिद्ध है, इनका इतना नहीं पूछा जाता। ये 23 के 23 ग्रंथ आप पढ़ लीजिए एक बार, लेकिन जो याद रखने हैं वो हैं भाव विलास, रस विलास, भवानी विलास, सुजान विनोद, नक्षिक। तो ये आपको याद रखने। विशेषतः जब घनानंद की रचनाओं को पढ़ेंगे तो सुजान उनकी प्रेयसी रही हुई है, तो वहाँ सुजान का नाम बहुत पढ़ेंगे। तो जब सुजान विनोद की बात आ जाए ना, तब आपको देव लगाना है। और जब सुजान की अन्य जो पुस्तकें हैं जो घनानंद की हम पढ़ेंगे, तो वो घनानंद की हैं। विनोद कौन करते हैं? मजाक करना, आनंद लेना, है ना। विलास और विनोद ये किसके काम है? ये देवताओं के काम है। घनानंद के लिए तो अपने आराध्य के समान पूज्य थी उसकी प्रेयसी, तो वो तो अपनी प्रेयसी को लेके मजाक बना ही नहीं सकता, क्योंकि उसने तो उनको उसके भगवान की जगह उन्होंने अपनी प्रेयसी को दी है, तो वो तो उससे संबंधित कोई विनोद करेंगे नहीं। विनोद कौन करेगा? सुजान से संबंधित विनोद किसने किया है? देव ने। ग्रंथों की अधिक संख्या के संबंध में यह जान रखना भी आवश्यक है कि देव अपने पुराने ग्रंथों के कवित्वों को इधर उधर दूसरे क्रम में रखकर एक नया ग्रंथ प्राय तैयार कर दिया करते थे। इससे वे ही कवित्व बार बार इनके ग्रंथों में मिलते रहेंगे। अब लोगों ने देव को क्यों बड़ा दे दिया स्थान के, इन्होंने बहुत ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन जिस प्रकार शुक्ल ने उनके एक ग्रंथ को पढ़ा, वैसे अन्य लोगों ने नहीं पढ़ा। यदि पढ़ा होता तो वो भी ये जानते कि अपने ही कवित्वों को एक बार किसी ग्रंथ में थोड़े से लिखे, इधर उधर करके नए ग्रंथ भी उन्होंने रच लिए हैं। सुख सागर तरंग अनेक ग्रंथों से लगे हुए कवित्वों का संग्रह। राग रत्नाकर में राग रागनियों का स्वरूप का ही वर्णन है। अष्टायाम तो दिन रात के भोग विलास की दिनचर्या, जो मानो उस काल के अकर्मण्य और विलासी राजाओं के सामने कालयापन विधि का ब्यौरा पेश करने के लिए कलायापन विधि का ब्यौरा पेश करने के लिए बनी थी, है ना। एक अष्टायाम और भी है जो भक्ति काल के अंतर्गत हमने पढ़ी थी, उसमें कृष्ण, उसमें राम के दिन रात का वर्णन है, जीवन यापन प्रतिदिन कैसे करते हैं उसका वर्णन है। और ये देव वाली अष्टायाम में राजाओं की भोग विलास की क्रियाएं रात से दिन कैसे चलती हैं उसका वर्णन है। कुल मिला के इनके सभी ग्रंथों को शुक्ल ने पढ़ा है। पता नहीं कैसे शुक्ल जी इतना पढ़ गए। जो विरक्ति का भाव है तो वह बहुत संभव है अपनी कविता के प्रति लोक की उदी से। ब्रह्म दर्शन 25 और तत्व दर्शन 25 में जो विरक्ति का भाव है वह बहुत संभव है अपनी कविता के प्रति लोक की उदासीनता देखते देखते उत्पन्न हुई है। जैसा कि मैंने कहा, जो महान कवि होते हैं ना, बाद में आते आते उन्हें जीवन की जब वास्तविकता प्रसिद्ध पता चलने लगती है ना, तो फिर उनमें विरक्ति का भाव आ ही जाता है। ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। इनकी विशेषता क्या है? आचार्य भी हैं और ये कवि भी हैं। यह पहले ही कहा जा चुका है कि आचार्यत्व के पद के अनुरूप कार्य करने में रीतिकाल के कवियों में पूर्ण रूप से कोई समर्थ नहीं हुआ। कुलपति मिश्र और सुखदेव ऐसे साहित्य शास्त्र के अभ्यासी पंडित भी विशद रूप में सिद्धांत निरूपण का मार्ग नहीं पा सके। बात यह थी कि एक तो ब्रजभाषा का विकास काव्योपयोगी रूप में ही हुआ और विचार पद्धति के उत्कर्ष साधन के योग्य वह ना होने पाई। दूसरे, उस समय पद्य में ही लिखने की परिपाटी थी, अतः आचार्य के रूप में देव को भी कोई विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता। कुछ लोगों ने भक्तिवश अवश्य ही बहुत सी बातों के साथ इनका कुछ शास्त्रीय उद्भावना श्रेय देना भी चाहा है। वे ऐसे ही लोग हैं जिन्हें तात्पर्य वृत्ति एक नया नाम मालूम होता है, जो संचारियों में एक छल को बड़ा हुआ देखकर चौंकते हैं। न्यायिकों की तात्पर्य वृत्ति बहुत काल से प्रसिद्ध चली आ रही है और यह संस्कृत के सब साहित्य मीमांसकों के सामने थी। तात्पर्य वृत्ति वास्तव में वाक्य के भिन्न भिन्न पदों शब्दों के वाच्यार्थ को एक में समन्वित करने की वृत्ति मानी जाती है, अतः यह अभिधा से भिन्न नहीं, वाक्यगत अभिधा ही है। रहा छल संचारी, यानी संचारी भाव के रूप में छल को स्वीकार करने का कार्य जो देव ने किया है, पूर्व में इसकी चर्चा हो चुकी है, इसलिए यहाँ व्याख्या नहीं करूंगी। वह संस्कृत के रस तरंगणी से जहाँ से और बातें ली गई हैं लिया गया है। तो रस तरंगणी संस्कृत का जो ग्रंथ है रस तरंगणी, उसके आधार पर इन देव ने अपने को आचार्यत्व कर्म किया है अपना। दूसरी बात यह है कि साहित्य के सिद्धांत ग्रंथों से परिचित मात्र जानते हैं कि गिनाए हुए 33 संचार उपलक्षण मात्र संचारी और भी कितने अधिक हो सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ शुक्ल की विद्वता हमें पता चलती है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो लोग देव को आचार्य पद पे प्रतिष्ठित करना चाहते हैं वो पहले ढंग से इनकी रचनाओं को पढ़ें और इन्होंने जो बातें कहे हैं उनकी प्रामाणिकता पर विचार करें। वो 1 मिनट के अंदर तो मैं जान से खत्म करूंगी, रुक जाओ।
अभिधा, लक्षणा आदि शब्द शक्तियों का निरूपण हिंदी के रीति ग्रंथों में प्राय कुछ भी नहीं हुआ है। इस विषय का सम्यक ग्रहण और परिपाक जरा है भी कठिन। इस दृष्टि से देव जी के इस कथन पर कि यहाँ अधिक कुछ कहने का अवकाश नहीं है, क्योंकि संस्कृत में मूल रूप से, जैसे मैंने कहा कि संस्कृत सर्वाधिक प्रतिष्ठित और वैज्ञानिक भाषा है, हिंदी के में तो केवल उसका अनुसरण ही आता है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। यह जो उदाहरण है, क्या टीजीटी, क्या पीजीटी, क्या नेट और क्या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, सब में पूछ लिया जाता है ना, क्योंकि सब लोग देव को पढ़ते पूरा नहीं है, बल्कि उनको सर्वश्रेष्ठ केवल उनके जो दोहे हैं उनमें जो रस है उसके आधार पर ही बिहारी से श्रेष्ठ साबित करने पे जुड़े हुए तुले हुए हैं। देखिए, बिहारी एक कवि थे, आचार्य नहीं थे। आपको जगा दिया दीदी ने, बेटा 5 मिनट की क्लास और हो जाती, लेकिन ये शोर इतना कर रही है कि सोने नहीं दे रही। आप सो जाओ, मैं दीदी की पिटाई लगाऊंगी, ठीक है? आप मेरे पास सो, मैं दीदी की पिटाई लगाऊंगी, ठीक है? अब हाँ, भैया की भी पिटाई लगा दूंगी, आप चुपचाप सो जाओ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ अधिक कुछ कहने का अवकाश नहीं। व्यंजना की व्याप्ति कहाँ तक है, उसकी किस किस प्रकार क्रिया होती है, इत्यादि बातों का पूरा विचार किए बिना कुछ कहना कठिन है। देव जी के यहाँ व्यंजना से तात्पर्य पहेली बुझाने वाली वस्तु व्यंजना का ही जान पड़ता है। यह दुआ लिखते समय उसी का विकृत रूप उनके ध्यान में था। तो यहाँ इनकी जो कमी है उसको शुक्ल जी ने बहुत अच्छे से बता दिया है। देखिए, कक्षा को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, ये समझाने देंगे नहीं मुझे, और इस तरीके से केवल खाना पूर्ति कर देना, पढ़ देना मेरा उद्देश्य नहीं है। हालांकि बहुत थोड़ा सा रह गया था, लेकिन वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन मैं नहीं कर पाऊंगी और फिर मेरी अंतरात्मा मुझे उसके लिए स्वीकृति देती नहीं है। आगे की चीज़ आपको कल की कक्षा में समझा दूंगी। आप इतना ही पढ़ लीजिए, बाकी पढ़ने के लिए बहुत कुछ चैनल पे है, तो प्लेलिस्ट स्वयं चेक कर लीजिएगा। बीच बीच में जो व्यवधान आपको कक्षाओं में होता है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आशा करती हूँ आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। और वीडियो का क्या करना है आप लोगों को पता है, प्रतिदिन मैं रिपीट नहीं करूँगी। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि अपने मित्रों को अधिक से अधिक इस चैनल पर जोड़ने का प्रयास करें, ताकि हम बेहतरीन से और भी बेहतर से और बेहतरीन कर पाएँ। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।